Hello everyone, welcome back to the channel Commerce with Aroma. Here I am back again with another chapter, another episode of your marathon series where we are going to revise chapter number 6, 7 and 8. Oops, where is the thumbnail? मैंने तो देखा ही नहीं मैम, अभी देख लेते हैं. So here is the thumbnail जहाँ पे हम करने वाले हैं chapter number 6 to 8 तक के revisions. Okay? So let's start the chapter number 6, that is staffing. स्टाफिंग के पहले हमने और भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं एंड लेट मी टेल यू, ये सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं. टेलीग्राम चैनल है आपका द माई वे कॉमर्स. ओके, सो मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो. हियर यू कैन हैव डिस्कशंस एंड ऑल्सो आपको सारे स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ्स यहीं मिलते हैं. चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्यूट सी स्माइल की लेगेसी के साथ. हियर वी गो. तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग के पहले भी बहुत सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो करने के बाद ही हम स्टाफिंग कर पाते हैं. बिकॉज सबसे पहले हमारा काम क्या है? चीज़ों को प्लान करना, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, क्या गोल्स हमारे होंगे और उन गोल्स को अचीव कैसे करना है. उन सब के जो ब्लूप्रिंट है उस फंक्शन को हम कहते हैं प्लान एंड प्लानिंग. ओके, प्लानिंग करते हैं हम पहले से फ्यूचर में क्या करना है, कैसे अचीव करना है. जब हमने प्लानिंग कर ली उसके बाद व्हाट वी डू, ऑर्गेनाइज करते हैं. हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, किसको क्या काम करने होंगे, किसका कितना काम है ऑर्गेनाइजेशन में, किसको किससे ऑर्डर्स लेना है एंड ओवरऑल सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना तो वो हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये प्लान कर लिया कि हाँ आपको CUET क्रैक करना है, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज कर लिया कि आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपने जॉब पोजीशंस डिसाइड कर ली है कि हाँ मुझे एक टीचर की ज़रूरत है, मुझे टीचर से पढ़ना है. द नेक्स्ट स्टेप विच यू विल डू इज टीचर को ढूंढोगे एंड टीचर से पढ़ना स्टार्ट करोगे. दिस एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग. ये वर्ड देखो, तोड़ो, आएगा स्टाफ. स्टाफ मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, जिनको हम और क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उन्हें ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं. एंड ह्यूमन रिसोर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज योर ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज आप जितना भी पैसा ले आओ, जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दो, इफ़ यू विल नॉट हैव द बेस्ट एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे. इसी फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं विच इज़ नोन एज स्टाफिंग. तो स्टाफिंग होता क्या है एक बार देख लेते हैं. स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजेरियल फंक्शन. ये एक मैनेजेरियल फंक्शन है जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशंस बनाई हैं आपने ऑर्गेनाइजिंग वाले फेज में, वहीं पे तो हम पोजीशंस और ड्यूटीज असाइन करते हैं, बनाते हैं ना, लेकिन एक्चुअली जो बंदे हैं उनको बैठाते किस पोजीशन में है? हियर इन द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग. ऑर्गेनाइजेशंस की जो पोजीशन है उनको फिल रखना एंड स्ट्रैटेजिकली एफिशिएंट लोगों को फिल करना ही हम कहते हैं स्टाफिंग. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप लोगों को रिक्रूट करते हो, और सिर्फ लोग नहीं, राइट पर्सन एट द राइट जॉब. वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए राइट पर्सन होना चाहिए राइट टाइम पे एंड एट द राइट जॉब. अब वो जो कन्विंस करने में अच्छा है उसको मार्केटिंग में बिठाओ, उसको प्रोडक्शन में बिठा के क्या होगा? कोई फायदा नहीं है ना. सो वी हैव टू हैव वेरी 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 केयरफुल वाइल वी आर पुटिंग पीपल टू दी जॉब्स. अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है एक बार जल्दी से देख लेते हैं. देखो, सबसे पहले डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. आप सबसे पहले तो हंट करने चले जाते हो ना. पर्सनल आपका पर्सनल नहीं है, ये डबल एन है. डबल एन यानी आपकी एम्प्लॉयज़, आपकी एम्प्लॉयज़, आपके सुपीरियर, आपके सबॉर्डिनेट, आपका बॉस एंड ऑल दैट पीपल जिनसे आप काम करवाते हो. यहीं इसी फंक्शन में आप डिस्कवर करने की कोशिश करते हो एंड कॉम्पिटेंट लोगों को लाते हो. कॉम्पिटेंट मतलब जो जिनके पास कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ हैं. जब ऐसे एम्प्लॉयज़ को लाओगे तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होगा. ठीक है, एंड जब अच्छे लोगों को आप लाओगे जो कि बहुत स्मार्ट, एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट हैं, आपके रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे. एंड जब आप कहते हो ना राइट प्लेस पे राइट पर्सन, यानी राइट जॉब पे, सही जॉब पे सही पर्सन को जब आप लाते हो तो वो भी अपने काम से सेटिस्फाइड रहता है बिकॉज ही नोज व्हाट ही हैज़ टू डू, प्लस ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग, कि उसे क्या करना है उसे आता है. इसी वजह से उसका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन से उसे खुशी मिलती है, इट इज़ एट पार. वो बहुत खुश होता है, उसका मोराल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. अगर हम बात करें स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, आपको पता है स्टाफिंग एक सिर्फ फंक्शन है, यानी HRM एक वाइडर कंसेप्ट है. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, जैसा प्रोडक्शन होता है. सिमिलरली HR डिपार्टमेंट अलग से बनाना पड़ता है जहाँ पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप एम्प्लॉयज़ की सारी चीज़ें, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग यू प्लान फॉर द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन स्टाफिंग एक सिर्फ इसका पार्ट एंड पार्सल है. स्टाफिंग इसका सिर्फ एक पार्ट है छोटा सा.
एंड पहले के टाइम में ना सिर्फ एक मैनेजर बैठा दिया करते थे जो लोगों को ढूंढ के लाते थे, काम कराते थे। बट अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, यू हैव टू हैव अ डिफरेंट मैनेजमेंट, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट आपको चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे से मैनेज करे। एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। यहाँ पे आप प्रोक्योर करते हो, उनको डेवलप करते हो। पहले प्रोक्योर मतलब ढूंढ के लाते हो, उनको डेवलप कर रहे हो, उनको मेंटेन करते हो, खुश रखते हो, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हो। एवरीथिंग यू डू एवरीथिंग फॉर योर ह्यूमन रिसोर्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती रहे। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक न्यू कंसेप्ट है। इससे पहले के कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। ये थोड़ा सा रूट टाइप का होता है। इसमें सिर्फ आप लिमिटेड चीज़ों को केयर करते हो, लिमिटेड चीज़ों के बारे में सोचते हो। बट येस, अब जो कंसेप्ट आ गया है दैट इज HRM, वो थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। अगर हम प्रोसेस की बात करें स्टाफिंग की, तो सबसे पहले क्या है, आप मैन पावर एस्टिमेट करते हो। आप पहले ये देखते हो कि कितने लोग आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमें लोग ढूंढने जाएंगे तो ये तो देखते ही जाएंगे ना कितने लोगों की ज़रूरत है। आप रेस्टोरेंट में भी बैठते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, सर कितने लोग आएंगे, सर कितने चेयर्स लगाऊं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जितने लोग आपको चाहिए वो आपको एनालाइज सबसे पहले करना पड़ता है। यहाँ पे आप दो चीज़ों की एनालिसिस करते हो, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स। वर्क लोड यानी कितना आपके सर पे लोड है, यानी कितने लोगों की लोड आपको लेने की ज़रूरत है। हाउ मेनी पीपल यू वांट मोर, कितने और चाहिए। वर्क फोर्स मतलब एक्चुअली कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ को आप ये जो दोनों आपके मैन पावर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे से एस्टिमेट करते हो। वर्क लोड यानी कितना लोड लेना पड़ेगा, यानी कितने और लोगों को बुलाना पड़ेगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एंड वर्क फोर्स, फोर्स यानी कितने लोग ऑलरेडी फोर्स में हैं, काम कर रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ आप एस्टिमेट करते हो, उसके बाद स्टाफिंग फंक्शन के लिए निकल पड़ते हो। देन आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहाँ पे आप खूब सारे लोगों को इन्वाइट करते हो। सो एवरीबडी, यू आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वैकेंसीज, प्लीज़ अप्लाई करिए अपने जॉब, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज़ के लिए। हम आपको आपके अकॉर्डिंग फिर सेलेक्ट करके देखेंगे और आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहाँ पे लोगों को आप स्टिमुलेट करते हो कि प्लीज़ आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए, अप्लाई करिए। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहाँ पे आप खूब सारे लोगों का पूल बना देते हो। स्विमिंग पूल नहीं, पूल यानी बंच ऑफ पीपल। यू कलेक्ट देम, गैदर करते हो और उसमें से सबसे बेस्ट को आप चूज़ करते हो। और ये जो सबसे बेस्ट को चूज़ करने वाली जो प्रोसेस है उसको आप कहते हो सिलेक्शन। यानी जो आपने पूल बनाया है रिक्रूटमेंट में, उसमें से आप टेस्ट वेस्ट करके जो सबसे बेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा उसको आप सिलेक्ट करते हो। एंड दिस वेरी फंक्शन इज नोन एज सिलेक्शन। ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को आप दुख दे देते हो। इसलिए नहीं, क्योंकि हाँ, काइंड ऑफ येस, कि आप बहुत सारे लोगों को जो जितनी पूल बनाई है उन पूल में से निकाल के सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को यू चूज़ एज एन एम्प्लॉय, बाकी सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव प्रोसेस है एक रिक्रूटमेंट एंड हमारा जो सिलेक्शन है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। फिर हम बात करें प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन भी हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, लोगों को जो ये आपने सेलेक्ट किया है, एक नेगेटिव सा प्रोसेस कंडक्ट किया है, उसके बाद जो आपके पास एम्प्लॉयज़ बने उनको आप उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसी जॉब पोजीशंस पे प्लेस करते हो। यानी प्लेसमेंट मतलब उन लोगों को आपने सिंपली उनकी कुर्सी दे दी कि बैठो भाई, आपको यही काम करना है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। जब आपने कुर्सियाँ दे दी सबको, लो बैठो तुम्हारा ये काम है, ओरिएंटेशन कराते हो। ओरिएंटेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये गोल्स थे, ये मिशन है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने अचीव करी हैं, ऐसा हमारा स्टैंडर्ड है। बेसिकली आप उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद जब आपने इंट्रोडक्शन दे दी, आप कॉलेजेस में भी जाओगे तो MBA कॉलेजेस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको देखो, भले ही जितने स्किल्ड हो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दोगे ही दोगे। हमेशा ट्रेनिंग पीरियड होता है, चाहे कोई भी जॉब पोजीशन हो। तो ट्रेनिंग पीरियड क्यों देते हैं? क्योंकि आप और अच्छे से, भले ही आपके पास वो स्किल्स है, लेकिन उन स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। ये पॉलिशिंग वाला काम होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब उन लोगों को स्किल्स देना जो उनके काम में रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक ओवरऑल कंसेप्ट है जहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करते हो एम्प्लॉय को, ना सिर्फ उनके काम के लिए बट एज अ पर्सनैलिटी इटसेल्फ। पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप और ग्रूम करने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन अब करती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं उनका एम्प्लॉय संतुष्ट रहे। उसके बाद जब इनको ट्रेनिंग दे दी, इनको बोलते चलो भाई कुर्सी लेके बैठ जाओ, अपना काम स्टार्ट करो।
जब इन्होंने काम कर लिया उसके बाद आप परफॉर्मेंस अप्रेज करोगे। अप्रेज मतलब इवेलुएट करोगे कि हाँ अच्छा आपसे मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि आपने वो सारी काम की हैं, किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो भाई मेहनत करने की ज़रूरत है। तो काइंड ऑफ आप एक फीडबैक दे रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो कि क्या चीज़ें आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। उसी अकॉर्डिंग आप उनको कॉम्पनसेट भी करते हो। जिसने जितनी का मेहनत की, जिसने जितना अच्छा काम किया, उनको वैसे ही सैलरी, पर्क्स, इंसेंटिव्स आप देते हो। उसके बाद प्रमोशन, जब बहुत अच्छा काम कर दिया तो लो पहला इंसेंटिव यही है, प्रमोट कर दिया। इस जॉब पोजीशन पे थे, अब आपको हायर जॉब पोजीशन दे दी। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारा प्रोसेस किसका था? हमारे स्टाफिंग का था। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? हमारे मिस्टर क्यूटी से तो रिलेटेड है। मिस्टर क्यूटी ऐसे ही थोड़ी मैनेजर बन गए, इन्होंने भी ये सारे प्रोसेस को क्रॉस किया होगा, पार किया होगा, और तब जाके वो मैनेजर बने हैं। ठीक है, बहुत तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाता है, कभी 360 डिग्री, कभी 270 डिग्री, ये सारी चीज़ें हैं, बट वो एक्स्ट्रा हैं, वो नहीं भी पढ़ोगे आप चलेगा। ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। कॉम्पनसेशन का मतलब आपको पता है, वेरी क्लियर। कॉम्पनसेशन जब प्रमोट करने के बाद अब आप बारी आती है कॉम्पनसेशन की। भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें हमें पे तो करो। ये जो जितने पेमेंट आप देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, उसी को आप कॉम्पनसेशन कहते हो। कॉम्पनसेट करते हो यानी उनकी मेहनत के लिए आप उनको कॉम्पनसेट कर रहे हो, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज कॉम्पनसेशन। किसी भी टाइप का पेमेंट होता है, दो टाइप के पेमेंट होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। ये सारी चीज़ें आपको पता है। फाइनेंशियल मतलब जो आप पैसे से रिलेटेड उनको एडवांटेजेस दे रहे हो। नॉन फाइनेंशियल जो उनकी मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, उनके प्रेस्टीज के लिए देते हो। ये दोनों ही पार्ट आपके कॉम्पनसेशन के होते हैं। ठीक है, मोस्टली लेकिन अगर हम कॉम्पनसेशन की बात करें तो भाई कॉम्पनसेट हम पैसे में करते हैं, तब लोग ज़्यादा हमारे खुश होते हैं। फिर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट हमें पता है क्या, एक ये पॉजिटिव प्रोसेस है जहाँ पे आप खूब सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हो और उन्हें स्टिमुलेट करते हो कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या आपको हम गारंटी देते हैं जॉब की? नहीं भैया, आप अप्लाई करो, फिर देखेंगे आपकी क्या स्किल्स हैं, आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर देखेंगे। कैसे कैसे सोर्सेज हैं? बेसिकली आपके पास दो सोर्सेज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। या तो इंटरनल, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं उन्हीं में से किसी को प्रमोट कर दो या ट्रांसफर कर दो, किसी जॉब पोजीशन को फिल कर दो। या तो एक्सटर्नल, बाहर से किसी को, फ्रेश ब्लड को मंगाओ। फ्रेश ब्लड, अब खून नहीं, फ्रेश ब्लड इज काइंड ऑफ एक इडियम आप यूज करते हो कि हाँ बाहर के लोगों को बुलाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि नए नए लोग भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते रहें। तो इंटरनल सोर्सेज में आपके पास मेजरली दो टाइप के हैं सोर्सेज, दैट इज ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब सिंपल यही है, ट्रांसफर का मतलब यही है कि आप सिगरा ब्रांच से चले गए हैं अब DLW ब्रांच। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स था। या कह लो दिल्ली ब्रांच से चले गए हैं आप हरियाणा ब्रांच। तो बेसिकली आपने क्या है, एक ही जॉब पोजीशन है लेकिन आपकी जगह चेंज कर दी गई है। तो इस तरह भी ये जो जो जॉब वैकेंसीज थी उसको आप भर सकते हो। ये इंटरनली था, क्यों? क्योंकि ये जो बंदा था यहाँ पे जो था उसको हमने कहीं और भेज दिया, किसी दूसरे ब्रांच में भेज दिया, लेकिन था वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट, यानी बाहर से किसी को नहीं बुलाया। इसे हम कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या हॉरिजॉन्टल वे है? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे वर्ड्स आपको एग्जाम में आते हैं। प्रमोशन क्या है? इस जॉब पोजीशन पे आप काम कर रहे थे, अब आपको हेड बना दिया गया, यानी आपका वर्टिकल अपलिफ्टमेंट कर दिया गया, आपके आपके काम को इनहेंस कर दिया गया है, हायर पोजीशन पे आपको बिठा दिया गया है, जिसमें ज़्यादा प्रेस्टीज, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा फैसिलिटीज़, सब कुछ आपको ज़्यादा मिलेगी। एडवांटेजेस की बात करें तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, एक सिंपल प्रोसेस है, कम टाइम लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। और इंटरनली जो आप ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हो लोगों को, उससे आपका जो टाइम, पैसा, सब कुछ बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशन की बात करें तो देखो, फ्रेश टैलेंट आते ही नहीं है, ये तो वही पुराने लोग इधर से उधर बिठा दिया, नए कहाँ आए, तो फ्रेश टैलेंट नहीं हो पाते। एम्प्लॉय लेथार्जिक हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है बे ऑर्गेनाइजेशन बाहर से थोड़ी मंगाने वाली है हमें या प्रमोट करने वाली है, तो हम लेथार्जिक, लेजी बन जाते हैं। कंपटीशन जो है एम्प्लॉयज़ में वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो रिक्रूट होंगे ही, वो प्रमोट होंगे ही। ठीक है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर बार बार इनको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भेजते रहोगे तो फिर ये बंदा ना पागल हो जाएगा, बोलेगा मुझे सेटल होने दो, मेरी भी ज़िंदगी है। ठीक है, हाँ क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, वैसी वाली फीलिंग आ जाएगी। फिर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होते हैं? जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को बुलाते हो कि हाँ आप आइए, हमारे जो वैकेंसीज हैं वहाँ पे अप्लाई करिए, उसके बाद आपकी सिलेक्शन एंड ऑल का देखा जाएगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन नहीं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप जाते हो और अपनी वैकेंसीज को फिल करने की कोशिश करते हो। बहुत सारे मेथड्स है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली गए, नोटिस चिपका दिया कि देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज खाली हैं, आओ अप्लाई कर दो। ये कुछ बेसिक सोर्सेज हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। कैजुअल कॉलर्स हैं। कैजुअल कॉलर सिंपली वही है कि जो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स है, बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन आपके पास होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार आप सारे एप्लीकेशंस को रिप्लाई करते हो, लेकिन उसका डेटाबेस आपके पास पड़ा रहता है। तो जब आपको ज़रूरत लगती है तो आप किसी और को नहीं, उन्हीं लोगों को कॉल कर देते हो। जैसे मैंने कहीं अगर अप्लाई किया, उन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि ओके अरोमा, थैंक यू फॉर कंसर्निंग,
लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको जब ज़रूरत पड़ी कि अच्छा मुझे एक BST टीचर की ज़रूरत है, देन उन्होंने मुझे कॉल किया कि हाँ सो आई नीड यू नाउ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी खाली है, क्या आप अप्लाई करना चाहोगे। ऐसे टाइप के जो फैक्टर्स हैं या ऐसे टाइप के जो रिक्रूटमेंट सोर्सेज हैं उनको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और उसका वर्ड क्या डिफाइंड है, कैजुअल कॉलर्स। एडवर्टीजमेंट, टीवी, फोटो, पोस्टर लगवा दो अखबार में, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, ये सारी चीज़ें आ गई। एम्प्लॉय एक्सचेंज, आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ये लोग एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं, इनके पास सारे स्किल्ड लोगों का डेटाबेस होता है। ऑर्गेनाइजेशंस चाहे तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकती है कि हेलो मिस्टर गवर्नमेंट नहीं, ये एजेंसी को कॉल करेगी और पूछेगी कि क्या आपके पास ये लोग हैं, ये स्किल्ड वाले बंदे हैं, प्लीज़ अगर हैं तो मुझे शेयर करिए, मुझे ज़रूरत है। इसी तरह प्लेसमेंट एजेंसीज भी होती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी वैसे ही होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस ये है कि ये प्राइवेट होते हैं, ये गवर्नमेंट होते हैं, दोनों होती सेम चीज़ है। ये गवर्नमेंट एजेंसी काम करती है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, एंड ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये प्राइवेट लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। कैंपस कंसल्टेंट्स, आपको पता है कैंपस से आजकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, आपकी BCom BHU में BCom के बाद ही आपको जॉब ऑफर्स मिल जाते हैं। तो ऐसा क्या है, कैंपस से डायरेक्टली जब आप रिक्रूट कर लेते हो कंसल्ट करके, तो ये कैंपस कंसल्टेंट्स भी होते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, सारे जो लेबर्स हैं उनके एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा है। तो ये सारे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको भी आप हायर कर सकते हो, इनसे भी कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिस के लिए होता है कि हाँ भैया हमें अभी अपना बिल्डिंग बनवाना है, थोड़ा 10 लेबर भेज दीजिए ना। तो ये जो लेबर के कॉन्ट्रैक्टर है, जो डीलर है, मेन जो पान खाकर जो भैया बैठे होते हैं ना, यूजुअली मूवीज़ में ऐसा ही दिखाता है, तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनसे भी बात करके आप अपनी जो वैकेंसीज है किसी भी, बेसिकली जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अनस्किल्ड लोगों के लिए होता है। अनस्किल्ड काम वाले जो भैया के जो हेड होते हैं उनको फ़ोन करके आप इन लोगों को बुला सकते हो एंड रिक्रूट कर सकते हो। टीवी में एडवर्टाइज कर सकते हो, वेब यानी इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हो, वी आर हायरिंग, गूगल इज हायरिंग एंड ऑल दैट। एंड रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एग्जिस्टिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी पूछ सकते हो कि अच्छा आपकी जान पहचान में कोई है क्या, मिस्टर वर्मा आपकी जान पहचान में कोई है ऐसा जो बहुत अच्छी डिजिटल डिज़ाइनिंग करता हो, अगर है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो अगर ये मिस्टर वर्मा ने रिकमेंड कर दिया तो इस तरीके से भी आप किसी बाहर के बंदे को रिक्रूट कर सकते हो। दीज वर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इनकी एडवांटेजेस की बात करें तो देखो, क्वालिफाइड पर्सनल आते हैं, ऐसे ही कोई नहीं आता, अच्छे अच्छे आते हैं, आपके पास चॉइस ज़्यादा होती है, वाइडर चॉइस होती है, ज़्यादा लोगों से आप रीच करके सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेश टैलेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, नए लोग आते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग, उनको लगता है अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया ना तो फिर बाहर वाले जो नए लोग आ जाएंगे ना वो अच्छा करेंगे, हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो हमें भी अपना कंपटीशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखो, डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है, इन लोगों को बड़ी दुख हो जाती है कि अरे बाहर के लोग आ रहे हैं, ठीक है अब तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है ना, ये डिससेटिस्फैक्शन इनको फील हो सकता है। कॉस्टली प्रोसेस है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, आप जब रिक्रूटमेंट करने जाते हो तो एक लेंदी प्रोसेस है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर रिक्रूटमेंट। इसमें आप क्या करते हो, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो एंड चूज करते हो बेस्ट कैंडिडेट को। यहाँ तो खूब सारे लोगों को बुला लिया, राम, श्याम, मोहन, चिंटू, मिंटू, सिंटू, एवरीबडी, बट आपको लगा राम सबसे बेस्ट है, आपने उनको सेलेक्ट कर लिया अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है वेयर यू जस्ट चूज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दी आउटसाइड, ठीक है। ये एक बहुत सुटेबल पर्सन होगा आपकी करंट जॉब पोजीशन के लिए एज वेल एज फ्यूचर जॉब पोजीशन के लिए। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे भी अप्लाई कर देते हैं, रिक्रूटमेंट वाले प्लेस में एक पूल क्रिएट हो जाता है, तो सबसे पहले उनको प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे, देख लोगे अच्छा ये लोग रिक्वायर्ड नहीं है, चलो हटाओ, इनको हटा देते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी प्रोसेस का पार्ट है सिलेक्शन के, दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। पहले ही आप वो लोग जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी लोगों ने जो ऐड किया है या अप्लाई किया है, उनको आप रिमूव कर देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो। उसके बाद जिन लोगों को आपने चूज़ किया है, जिन लोगों को हटाने के बाद जो आपके पास लोग बचे हैं उनको बुलाओगे, उनका सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट कई टाइप के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका मेंशन होगा। इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस जब उनकी बुद्धि का आपको टेस्ट करना है कि मेंटल एबिलिटी कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसा है उनका, अच्छा है, ठीक है, फिर ऑल राइट। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कि क्या वो नई स्किल्स को बहुत अच्छे से रेडी है, नए स्किल्स को अडेप्ट करने के लिए रेडी है, नए स्किल्स क्या सीखने के लिए दे आर वेरी एक्टिव एंड ऑल दैट, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी, जब आप किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को टेस्ट करना चाहते हो कि क्या उसके इमोशंस हैं, ओवरऑल वो कैसी पर्सनैलिटी है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेगा, यू कैन गो फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या है, वो बेसिकली टेस्ट करेगा कि उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या हैं। तो ये कुछ सिलेक्शन टेस्ट हैं जो
आपके जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं आफ्टर दी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इंटरेस्ट टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि अगर जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उनका क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें कैसी कैसी चीज़ें पसंद है। चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन ये सारे टेस्ट करा ले या कोई पर्टिकुलर एक टेस्ट भी करा सकता है, ठीक है, इट्स अप टू देम। उसके बाद जब सिलेक्शन टेस्ट हो गया, उसमें आपने क्वालिफाई कर दिया, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मतलब इन डेप्थ फेस टू फेस इंटरैक्शन, फेस टू फेस इंटरैक्शन। तो ये फेस टू फेस इंटरैक्शन वाली चीज़ों को आप क्या बोलते हो, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पे आप और चीज़ें जानना चाहते हो, एक डिटेल कॉन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, एक्चुअल में जो आपने टेस्ट में जो सारी चीज़ें लिखी हैं एंड अप्लाई करते टाइम लिखी हैं, क्या वो बातें सही हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ टेस्ट करते हो। ये चीज़ अगर हो गई तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी होता है, मेडिकल। ये एरो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, ये एरो इधर जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जॉब ऑफर एंड हेयर कम्स योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उसके बाद आप रेफरेंस करते हो एंड बैकग्राउंड चेक करते हो कि अच्छा आपकी ना हमेशा जो प्रोफाइल होती है, जो एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे मेंशन होता है कि आप किसी को रेफर कर दो कि अगर हमें आपके बारे में जानना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मे बी ये पड़ोसी या एक्स ऑफिसर से या कोई भी जहाँ पे आपने पहले काम किया हो, तो उनसे फ़ोन करके हम चेक करते हैं कि अच्छा ये बताओ राम कैसा था, सारी चीज़ें सही है ना, एवरीथिंग ओके। तो ये रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करने के बाद हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि हम किसको एक्चुअल में सिलेक्ट करेंगे। जब उसे सिलेक्ट कर लिया, फिर उनका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन कि क्या वो मेडिकली फिट हैं, फिजिकली मेंटली ऑल ओके, यू आर सिलेक्टेड। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम उनको जॉब ऑफर करते हैं कि सर या मिस्टर राम, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे। जॉब ऑफर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को या कैंडिडेट को बोलता है यू आर सिलेक्टेड। जब जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कैंडिडेट ने, फिर उसे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि नाउ यू आर ऑफिशियली अवर एम्प्लॉई। ये चीज़ें आपको ऐसे ऐसे काम करनी है, 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी है, ऐसा सैलरी, ऐसा पर्क, ऐसी छुट्टी, ऐसे डीलिंग, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपके मैंशनड होता है। क्लियर? यस मैम, क्लियर। फिर हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिंपली कुछ नहीं, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एडिंग स्किल्स। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप स्किल्स ऐड करते हो, नॉलेज ऐड करते हो एक एम्प्लॉय की किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। जिस काम के लिए आपने किसी को सेलेक्ट किया है, सिर्फ वो सारी स्किल्स में इन्हेंसमेंट या इंक्रीज करने के प्रोसेस को ट्रेनिंग कहते हैं। क्या ट्रेनिंग लिमिटेड होता है? बिल्कुल लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ वही चीज़ें बताते हो, वही चीज़ें सिखाते हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एम्प्लॉय का भला चाहते हो, सिर्फ आप अपने काम को अच्छे तरीके से करवाना चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय अवेयर रहे, एफिशिएंट रहे, इफेक्टिव रहे। इस वजह से उसकी ट्रेनिंग आप करा देते हो सो दैट वो काम अच्छे से करे। ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के भी बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और नए एम्प्लॉयज़ के लिए तो होता ही होता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है? इससे क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक लर्निंग होगी, अच्छे तरीके से काम करेंगे तो जो आपके वेस्टेज है वो नहीं होंगे, एफर्ट्स एंड मनी के, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फ्यूचर मैनेजर्स इंक्रीज होंगे। किसी को आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए भी रेडी कर रहे हो, दैट मीन्स आपके पास इमरजेंसी में भी अच्छे पूल ऑफ एम्प्लॉयज़ रहेंगे, एब्सेंटिज्म नहीं होगा, मोरल अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है, आप ट्रेंड हो, आपको काम करना अच्छे से आता है, यू विल डू द वर्क और आप मोटिवेटेड फील करोगे। इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छे से आप रिस्पॉन्स करते हो कि हाँ मुझे सारी चीज़ें पता है तो आई कैन हैंडल द सिचुएशन। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगी? उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़, उसकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, उसका नॉलेज इंक्रीज होगा, उसके लिए हायर लर्निंग होगी और उसको पता है कि अगर वो ज़्यादा स्किल्स रखेगा या ज़्यादा चीज़ें सीखेगा तो उसकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। हायर लर्निंग्स, यहाँ पे लिखोगे आप हायर लर्निंग्स, ठीक है, हायर लर्निंग्स, जितनी ज़्यादा लर्निंग उतनी ज़्यादा अर्निंग, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और उसका सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। कुछ बेसिक से पॉइंट है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है? वो सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से बियॉन्ड होती है, यानी जब आप पर्सनालिटी ग्रो करना चाहते हो अपने एम्प्लॉय की, सो दैट वो एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बने और सिर्फ ना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन बल्कि कहीं भी जाए वो एक परफेक्ट मैन कहलाए, उस पार्ट को आप कहते हो डेवलपमेंट। क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ भी कराती हैं? बिल्कुल, सो दैट आपका एम्प्लॉय ओवरऑल ग्रो करे, डेवलप करे, सिर्फ लिमिटेड कामों के लिए नहीं, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस उसके पास अवेलेबल रहे। तो अगर वाइडर में पूछूँ ट्रेनिंग है कि डेवलपमेंट, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है हु इज़ द वाइडर या विच एक्टिविटी इज़ द वाइडर वन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, उसको आप पढ़ सकते हो। फिर हम बात करेंगे ट्रेनिंग मेथड्स की। 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, ऑन दी जॉब, ऑफ दी जॉब। ऑन दी जॉब का मतलब है
जहाँ पे आपको काम करना है, अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आपको यहीं बैठा के ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठो, देखो, सीखो एंड उसके बाद आके यहीं आपको काम करना है। यानी ऑन दी जॉब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसी वर्क प्लेस में रह के काम सीखो, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली आपको काम करना है। सबसे पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में एक गाइडर है आपका, एक ट्रेनर है, वो आपको ट्रेन करेगा और बोलेगा ये लो, देखो ऐसे ऐसे काम करना है, मेरे साथ रहो, सीखो। एंड इसको कौन सी पॉलिसी कहते हैं? अर्न वाइल यू लर्न। साथ साथ मेरे लर्न करते रहो एंड यू कैन ऑल्सो लर्न। ओके, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है? अर्न वाइल यू लर्न स्कीम, ठीक है। सिमिलरली आपने इंटर्नशिप भी सुना है, नहीं सुना है तो अभी कॉलेजेस में आप सुनोगे बहुत ज़्यादा। इंटर्नशिप होता है लर्न बिफोर यू अर्न, ठीक है भैया। कमाने के पहले सीख तो लो। अप्रेंटिसशिप में क्या है कि आपने अपने ट्रेनर के साथ काम किया है, आपकी गाइडेंस में, आप ट्रेनर के गाइडेंस में आप सीख रहे हो एंड देन सीखते सीखते कमाना स्टार्ट कर देते हो। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बेसिकली किसके लिए होता है? टेक्निकल कामों के लिए होता है, जहाँ पे टेक्निकल इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स एंड ऑल, ये सारा बेसिक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। कोचिंग की बात करें तो इसमें सुपीरियर आपको गाइड करेगा, एज अ ट्रेनर इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, आपको प्रॉब्लम्स देगा, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको निकालना है। और आपका सीनियर मैनेजर ही आपका क्या होता है? कोच होता है, ठीक है। ये आपके फ्यूचर मैनेजर्स के लिए एक टेक्निक है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने फ्यूचर मैनेजर्स को। यहाँ पे ट्रेनर डायरेक्टली अपने डायरेक्टली सीनियर मैनेजर के साथ काम करता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग सिमिलरली वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे बिजनेस फर्म्स के साथ टाई अप कर लेती हैं और ये बिजनेस फर्म्स आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको सिखाएगी कैसे कैसे क्या बिजनेस करना है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या काम करती है। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। जॉब रोटेशन है, ये है मिस्टर क्यूटी। एज ऑलवेज मिस्टर क्यूटी को पहले सेल्स में भेज दिया, फिर बोला नहीं आप ज़रा एचआर में जाओ, फिर बोला नहीं फाइनेंस देख लो। तो एक ही बंदे को जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आप शिफ्ट करते हो, कभी हायर कभी लोअर, कभी हायर कभी लोअर, ओवरऑल ये रोटेट करता रहता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये रोटेट करता रहेगा। इससे क्या है ना कि इसको हर टाइप का काम करने आएगा और ये एक डायनामिक बंदा बन जाएगा, ठीक है। ये कॉपरेट करने के लिए होता है बेसिकली। एंड जॉब रोटेशन से एक एम्प्लॉय ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन सकता है, वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट वाली चीज़ें भी इसको आएंगी। अगर हम बात करें ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग्स की या ऑफ दी जॉब मेथड्स की, तो वो कौन से होते हैं? क्लासरूम लेक्चर्स। क्लासरूम में बैठा दिया सबको, यहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ नहीं, बट यहाँ पे काम नहीं कराएंगे, इनको आपको कहीं दूर लेके जाएंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल या एनीथिंग, एनीवेयर में भी। तो क्लासरूम लेक्चर्स हैं, बैठा दिया, क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, बता रहे हैं कैसे कैसे आपको काम करना है। मूवी दिखा दी, फिल्म्स दिखा दिया, कुछ केस स्टडी करा दी, कंप्यूटर मॉडलिंग टेक्निक्स दिखा दी। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपकी बेसिकली सिमुलेटर्स जो होते हैं, आपकी रियल लाइफ या रियल वर्क प्लेस जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हो आप, और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल एयरक्राफ्ट के लिए है। अगर आपने मूवी देखी अभी लेटेस्ट रनवे, तो आपको वहाँ पे एक सिमुलेटर दिखेगा, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को प्रोग्राम कर दिया। आपने एक लेवल पार किया, फिर दूसरे लेवल पे जाओगे, दूसरा लेवल पार किया, फिर तीसरे लेवल पे जाओगे। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑफ द जॉब मेथड है, जहाँ पे आपको एक्चुअली काम करना है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कहीं दूर जाके किसी दूसरे प्लेस पे आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर के थ्रू आपको, प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको ट्रेनिंग देना। केस स्टडी, इन डेप्थ किसी प्रॉब्लम को बता दिया, उसकी इन डेप्थ स्टडी करो, फिर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकालो। मूवीज़ दिखा दी, लेक्चर दे दिया। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपको क्लियर है, सिमुलेटर्स हैं, जहाँ पे एक्चुअल जो मशीन्स और टूल्स आपको एक्चुअल वर्क प्लेस में यूज़ करने हैं, वही चीज़ें आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रह के सीखते हो एंड उस चीज़ों को लर्न करते हो कैसे हैंडल करना है। ओके, सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग, मैंने आपको बताया स्टाफिंग कैसा प्रोसेस है। आपके लिए चेयर लगी हुई थी ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में, आपके लिए चेयर लगी थी ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे, और उसी पे जब आपने किसी परफेक्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को बैठा दिया, पर्सन को बैठा दिया, वो प्रोसेस होता है स्टाफिंग। लेकिन वो बंदा जो कुर्सी पे बैठा है ना, वो रह रह के बोर हो जाता है और काम करने में उसका मन नहीं लगता। उसी पुश को, उसको वापस से जगाने वाले फंक्शन को ही हम डायरेक्टिंग कहते हैं कि सुनो भाई जागो, जाग जाओ, ये देखो इसने क्या किया है, इन सबको जगा दिया, उठो, वेक अप एंड सी, किधर सी, गोल्स की तरफ देखो, अब इधर उधर नहीं देखना है, गोल्स की तरफ देखो, ये आपका गोल है, इस तरफ काम करो। तो बेसिकली क्या है, डायरेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, उठाने की कोशिश कर रहे हो, पुश करने की कोशिश कर रहे हो अपने स्टाफ को, ताकि वो एफिशिएंटली काम करे और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएं। क्या ये एक की मैनेजेरियल फंक्शन है? बिल्कुल, ये भी एक मैनेजेरियल फंक्शन है दैट कम्स आफ्टर स्टाफिंग, जो सारे मैनेजर्स को परफॉर्म करना पड़ता है अलॉन्ग विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? बिल्कुल। क्या ये टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक फ्लो करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। तो डायरेक्टिंग से इनिशिएट एक्शन होता है, सबको जगा के आप बोलते हो काम करो, उठो उठो प्यारे काम करो, वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग हर प्लेस पे होता है, एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल वाले करते हैं, सारे लेवल पे आप डायरेक्ट करते हो। वर्कर्स को फर्स्ट लाइन मैनेजर उठाने की कोशिश करते हैं, आई मीन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड बॉटम लेवल वालों को मिडिल वालों को टॉप वाले। डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल पे होता है, बार बार होता है, बार बार आप थक जाते हो, आपको मोटिवेट करना पड़ता है ना पढ़ने के लिए। इसी तरह डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि फ्लो करेगा टॉप से बॉटम तक। वेरी बेसिक फीचर्स। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप लोगों को डायरेक्ट करते हो, इनिशिएट कराते हो एक्शन, उठो प्यारे काम करो, वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे एक्शन इनिशिएट होता है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। डायरेक्शन में ना आप सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हो, तो जब आप साथ लेके चलते हो तो सबकी मेहनत इंटीग्रेट हो जाती है, एक साथ मिल के आप काम करते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में सबको टीम जैसा काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? मोटिवेट कर पाते हो, एक लीडर की तरह लीड कर पाते हो अपनी ग्रुप को, और जब ये सारी चीज़ें आप करते हो आपके गोल्स अचीव होते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंज। कई बार ना कुर्सी पे रहने वाला इंसान बोर हो जाता है और कहता है नहीं मुझे चेंज नहीं कराना, मुझे चेंज करना ही नहीं है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा। तो डायरेक्टिंग एक टूल है जो आपको चेंज इनिशिएट कराने में हेल्प करता है, समझाने में, मोटिवेशन या लीडरशिप या सुपरवाइज करने के साथ साथ, या इन टूल्स को यूज़ करके आप ये चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है उसको फैसिलिटेट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप सबको डायरेक्ट करके ले चलते हो ना, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और मेंटेन रहती है। प्रिंसिपल्स की बात करें, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। देखो, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, हर इंसान को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए। किसी एक की वजह से नहीं हो सकता कि आपका गोल अचीव हो जाए। एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी कॉम्पिटेंट एंड सपोर्टिव वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर लोगों को प्रमोट करना है और बोलना है कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आप अपने मैक्सिमम रखो, ठीक है। तभी आप जो अनटैप्ड, जो चीज़ें अनटच्ड हैं, आपकी एनर्जीज जो ऑर्गेनाइजेशन में अनटैप्ड हैं, अननोन जो एनर्जीज हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ में हैं, वो इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, साथ मिल के काम करना है। क्यों? क्योंकि पीपल को हमें मोटिवेट करना है, डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स किधर? एक कॉमन गोल की तरफ, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव्स की जो है, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें हार्मनी होनी चाहिए। कोई कुछ प्लान कर रहा है, कोई कुछ प्लान कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। सबको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ही काम करना है और यूनाइटेड होकर करना है, साथ मिल के करना है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, ये आपको पता है, एक बॉस से ही आपको ऑर्डर लेना है, एक बॉस से ही आपको ऑर्डर लेना है। ये चीज़ भी आपकी प्रिंसिपल है, किसकी? डायरेक्टिंग की। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। अब आपको देखो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के, लेकिन कब क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कब कौन सी लीडरशिप स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। अगर इन्वायरमेंट या बिजनेस में सब बहुत अपने मन का कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऑटोक्रेटिक लीडर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर सब अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, देन यू कैन गो फॉर डेमोक्रेटिक। तो उस अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन टेक्निक्स को भी यूज़ करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट और प्रॉपर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बात करें मैनेजरियल कम्युनिकेशन। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम्युनिकेशन होता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब में अच्छा कन्वर्सेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सबॉर्डिनेट्स को मिले, सबॉर्डिनेट्स क्या चाहते हैं, उनके फीडबैक एंड सारी चीज़ें उनके थ्रू भी हमें पता चलती रहे। तो एक अच्छा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक आपका प्रिंसिपल है, किसका? डायरेक्शन का। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है क्या होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना बातें बहुत जल्दी फैलती हैं और उनको आप अगर सही तरीके से यूटिलाइज़ करो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको मोटिवेट करने में, डायरेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। अच्छी लीडरशिप स्टाइल यूज़ करो। एक लीडर है जो ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहा है, तो इससे क्या है, ये इनकी बात मानेंगे और ये गोल्स की तरफ काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डायरेक्टिंग टेक्निक्स हैं वो अच्छी काम करेंगी और गोल्स आपके अचीव होंगे। फॉलो थ्रू मतलब एक बार चेक भी कर लो कि हाँ क्या जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें हो रही हैं ना। मैनेजर नॉट ओनली इशूज ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस बट ऑल्सो फॉलो अप दी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़। जो इन फॉलो अप करता है परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की, यानी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना भी ज़रूरी है कि क्या हाँ आपने सही तरीके से काम किया है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, इंटेलिजेंट है, सब चीज़ें सही चल रही हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उनको वो चीज़ बता दो, ठीक है। तो फॉलो थ्रू भी करना ज़रूरी है, यानी गो एंड हैव अ चेक कि जो आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं क्या आप वही चाहते थे।
एलिमेंट्स की बात करें, बेसिक एलिमेंट्स हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन क्या है? जब आप गाइड करते हो, कुर्सी लगा के बैठ गए एंड गाइड कर रहे हो कि अच्छा आपको काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। सिंपली यहाँ पे एक वर्ड है, आपको मैंने पहले ही बताया है, गाइडेंस। जब आप अपनी सबॉर्डिनेट्स के काम को बैठ के देख रहे हो एंड उन्हें बताते हो ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है। इट इज़ द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग। वॉच करो, गाइड करो, वॉच करो, गाइड करो। मोटिवेशन मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में ना जो लोग हैं उन सबके अपने अपने मोटिव है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की। मोटिवेशन का सिंपली यही प्रोसेस है, जिसकी क्या ज़रूरत है, जिसकी जो भी ज़रूरत है उस चीज़ को पकड़ो एंड देन उनको मोटिवेट कर दो, उनको इतना इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर दो कि वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने में लग जाएं। जब वो ऑटोमेटिकली अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने में लग जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होंगे। तो इसमें क्या है, आप स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हो, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि हाँ इस तरीके से काम करो, तो ऑटोमेटिकली आप भी खुश रहोगे, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहेगी। लीडरशिप की बात करें तो इसमें आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो बिहेवियर ऑफ पीपल, ठीक है। इसमें आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरी बातें मानो एंड ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। ये मोटिवेशन थोड़ा पर्सनल लेवल पे होता है, लीडरशिप ग्रुप लेवल पे होता है, प्लस वॉलंटरी होता है। जो किसी को पसंद करता है वो उसको फॉलो कर सकता है, बट मोटिवेशन में मैनेजर को सबके पास जा जाके बात करनी पड़ती है, काइंड ऑफ पर्सनल होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो बस कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन यहाँ सेंडर से रिसीवर तक पास होना चाहिए, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर? तो जल्दी से देख लेते हैं सुपरविजन क्या है। सुपरविजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप गाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज़ को सो दैट वो लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ काम करें। उनके काम को देखोगे, बैठोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, सही कर रहे हैं तो वाहवाही करोगे, नहीं कर रहे हैं तो उनको गाइड करोगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सुपरवाइजरी लेवल पे होता है, यानी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वर्कर को बैठ के डायरेक्टली देखते हैं और बताते हैं क्या क्या काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक गुड कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है आपके वर्कर के साथ। और सुपरवाइजर्स, आपको पता है लो लेवल जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर और मैनेजमेंट टॉप लेवल को बहुत अच्छे से लिंक करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर में लिंक करने का काम किसका होता है? आपके सुपरवाइजर का होता है। इनकी वजह से ग्रुप यूनिटी मेंटेन होती है। परफॉर्मेंस वर्कर्स का काफ़ी अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि वो बैठ के देख रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बताते हैं। सुपरवाइजर्स प्रोवाइड गुड्स ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ये लोग जब साथ में बैठ के देख रहे हैं आपका काम तो आपको ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं। कुर्सी लगा के बैठे हैं तो आपको बता रहे हैं नहीं नहीं आप ये चीज़ सही नहीं कर रहे हो, ऐसे करो, अच्छा होगा, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो दैट मीन्स क्या है? ये आप उनको काइंड ऑफ ट्रेनिंग ही दे रहे हो एंड ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ही दे रहे हो, ठीक है। सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज अ इन्फ्लुएंसिंग। अब सुपरवाइजर ने अगर लीडर वाली क्वालिटी रख ली, सुपरवाइजर बन गया लीडर एंड लोगों को चला गया इन्फ्लुएंस करने की, हाँ सारे वर्कर्स मेरी बात सुनो, अच्छे से काम करो, आप सबके साथ भी अच्छा होगा, आपको ज़्यादा वेजेस मिलेंगी। तो हो सकता है सुपरवाइजरी लीडर अपने वर्कर्स को काफ़ी अच्छे से इन्फ्लुएंस करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे, ठीक है। सुपरवाइजर का और भी क्या काम होता है? वर्क को एनालाइज करना और उनको फीडबैक देना। वर्कर्स का काम देखना, एनालाइज करना, मॉनिटर करना, उसके बाद फीडबैक देना, हाँ आपने अच्छा किया, हाँ बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको सुधार लो। तो ये क्या है? सुपरविजन। अब बात करें मोटिवेशन की। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। जब आप कोई काम खुद से करना चाहते हो, मन है नहीं है, इसी को आप कहते हो मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर्स अपने वर्कर्स, अपनी एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करते हैं, काइंड ऑफ कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ आप ऐसे काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होंगे, साथ साथ आप भी खुश रहोगे। यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स। मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की आपकी क्या इनर स्टेट, क्या इच्छाएं हैं जो आपको जिंदा रखती हैं, दिल कहते हैं ना दिली जिंदा रखती हैं, तो ये आपकी मोटिव होती है। मोटिवेशन क्या है? एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उनको स्टिमुलेट कर सकते हो। एंड मोटिवेटर्स क्या है? वो सारी टेक्निक्स। मोटिवेटर्स मतलब क्या क्या फैक्टर्स आपको या क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मोटिवेटर हो सकता है आपके लिए बोनस हो सकता है आपके लिए क्लासेस होती हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हो। तो मोटिवेटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट मोटिवेट्स यू, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फीचर्स की। तो फीचर क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ये कोई सोशल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। आपके माइंड की सारी फीलिंग, इंटरनल अर्ज, ड्राइव्स, डिज़ायर्स हैं जो एम्प्लॉय को फोर्स करती है या हेल्प करती है मोटिवेटेड रहने के लिए। ये एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। अगर आपका गोल CUET क्रैक करना है तो ऑटोमेटिकली आपका इनर मोटिवेशन इतना अच्छा रहेगा कि आप दिन भर पढ़ सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब
कि हाँ अगर आपने काम अच्छा किया है तो वेल डन, यू हैव टू, यू कैन गो ऑन अ वेकेशन, या आपकी इंक्रीज, आपका पे प्लान बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपने पॉजिटिवली मोटिवेट किया, आपका काम अच्छा हुआ, आपने लोगों को बोला कि ठीक है आई विल गिव यू गुड रिटर्न्स। नेगेटिव मोटिवेशन, अगर आपने ये चीज़ नहीं की, अगर आपने बॉटल्स नहीं भरे अपने और फ्रिज में नहीं रखे, फिर तो चप्पल ही पड़ेगी, है ना। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है, काइंड ऑफ आप डरा के और फोर्सफुली पनिशमेंट के डर से आप ऑटोमेटिकली वो काम करने लगते हो। अगर आपसे सेल्स टारगेट अचीव नहीं हुए तो मैं आपको डिमोट कर दूंगा, यानी डिमोशन हो जाएगा आपका, एक प्लेस से डाउन वाले पोजीशन पे आ जाओगे। तो ये कौन से हैं, नेगेटिव मोटिवेटर्स हैं, नेगेटिव मोटिवेशन है। क्लियर। फिर हम बात करेंगे मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है लोगों को मोटिवेट कर देना, सबकी बातों को समझना, सबकी फीलिंग्स को समझना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस और ह्यूमंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब हम बात करें मोटिवेशन प्रोसेस की, तो मोटिवेट कैसे होता है। सबसे पहले ना अनसेटिस्फाइड नीड आती है, आपकी एक अनसेटिस्फाइड नीड है जो आपने सेटिस्फाई नहीं की, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप लग जाते हो, ठीक है। उसके बाद उसी चीज़ के लिए आपको माइंड में होता है टेंशन कि यार मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, ये अनसेटिस्फाइड नीड है, उसको सेटिस्फाई करना है। बहुत टेंशन हुई, बहुत टेंशन हुई, टेंशन के बाद आपने बहुत सारे ड्राइव्स देखे, ठीक है। आपको फिर वो ड्राइव हुआ कि अच्छा टेंशन है यूनिवर्सिटी में जाने का, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, CUET क्रैक करना पड़ेगा। अब CUET क्रैक करना है, CUET को कैसे क्रैक किया जाए, उसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें सर्च की, बहुत सारे प्लेटफॉर्म सर्च किए। उसके बाद हो सकता है कि आपको शायद, एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल है, आपको मेरा चैनल या मेरे पढ़ाने का तरीका हो सकता है बहुत पसंद आ गया, आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, फिर आपकी जो नीड है वो धीरे धीरे सेटिस्फाइड होने लगी कि हाँ हो सकता है मेरी यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन हो जाए, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड जब फाइनली आपका एडमिशन हो गया, आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, आप BHU DU हर जगह पहुँच गए, उसके बाद आपका टेंशन कम हो जाता है कि फाइनली उफ वी हैव डन। फिर ये जो रिडक्शन थी आपकी टेंशन की, उसके बाद आप मतलब रिड्यूस हो गई आपकी टेंशन, यू आर नॉर्मल, फिर से एक दूसरी टेंशन आ जाती है, और ये मोटिवेशन प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, क्यों, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड रहोगे काम करने के लिए और आपकी अनसेटिस्फाइड नीड को, ये आपकी अनसेटिस्फाइड नीड के पीछे भागते रहोगे ना, ये नीड है हमें सेटिस्फाई करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिहेवियर है वो वर्क ओरिएंटेड रहेगा। वर्क ओरिएंटेड जब रहोगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स को भी हटाया जा सकता है, ठीक है, वाया मोटिवेशन। आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर की प्रॉब्लम, यानी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो ये प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने में मोटिवेशन हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि मोटिवेशन के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्टेबल रख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रख सकते हो। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही जो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म, इनको रिमूव करने में मोटिवेशन बहुत बड़ा प्ले करता है रोल, क्योंकि जब एक मैनेजर अपने लोगों को मोटिवेट करके रखा होता है और सबको लगता है कि हाँ मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे प्लान्स देता है, मुझे मोटिवेट करता है, मेरे गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहोगे। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है वो कम रहेगा, और एब्सेंटिज्म, छुट्टियाँ आप कम मारोगे, ठीक है। एंड मोटिवेशन फैसिलिटेट्स चेंज, मोटिवेशन के थ्रू आप लोगों से चेंज इंट्रोड्यूस करा सकते हो। मैस्लो की बात करें तो 1940s में इन्होंने दिया था, मैस्लो शायद 1943 आई गेस, नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है, बहुत ही प्यारे इंसान है, इनको साइकोलॉजिकल ये थ्योरी देते थे और इन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी दी है। इनका ये कहना है कि हमारी जो भी नीड्स हैं उनको 5 हायरार्किकल नीड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको आप क्या कहते हो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स भी कहते हो, ठीक है। ये होती है फूड, शेल्टर, स्लीप एक्सेट्रा, बेसिक रोटी कपड़ा मकान होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट की बात करें तो बेसिक सैलरी हेल्प्स टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल्स। ये रही आपकी, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आप अचीव करना चाहते हो, रोटी कपड़ा जब मकान मिल जाता है फिर आप सोचते हो कि थोड़ा सिक्योर हो जाए ज़िंदगी में, सेफ्टी नीड्स आपकी अर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब आप ये वाली नीड सेटिस्फाई कर लेते हो तो फिर सेफ्टी नीड्स पे पहुंचते हो। जब आप सेफ हो गए तो उसके बाद आप चाहते हो मेरी दोस्ती हो जाए, एफिलिएशन, एक बिलोंगिंगनेस रहे, तो बिलोंगिंगनेस नीड आती है। उसके बाद आपकी एस्टीम नीड्स आती है, जिसको सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली नीड्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप सोचते हो कि यार मेरी दोस्ती बहुत हो गई, मेरी क्या है वैल्यू, मेरा एस्टीम क्या है, मेरा मतलब और क्या वैल्यू है, मेरा क्या स्टेटस है, मेरा क्या जॉब टाइटल है, मेरी क्या रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी एस्टीम नीड्स में आती हैं। फाइनली आप पहुंच जाते हो मोक्ष प्राप्ति वाले पोजीशन में, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। जो आप चाहते थे ज़िंदगी में वो आपने अचीव कर लिया, वो आपने एक्चुअलाइज कर लिया, हासिल कर लिया, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पोजीशन, और बहुत कम ही लोग इस लेवल तक पहुँच पाते हैं, ठीक है।
फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। कौन कौन से इंसेंटिव्स, मतलब वो सारे मेजर्स जिससे आपका एम्प्लॉयर आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। दो टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल यानी वो सारी चीज़ें जो मेजरेबल होंगे मॉनेटरी टर्म्स में, पैसा दे के अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखो, दैट इज़ व्हाट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो क्या क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आप दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को? सबसे पहला पे एंड अलाउंसेस, जो भी आप पे करते हो, जो भी सैलरी, बेसिक पर्क, ओवरऑल ये जो चीज़ें होती हैं वो पे एंड अलाउंसेस आपकी फाइनेंशियल इंसेंटिव होती है। जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को पे करते हो वो भी एक फैक्टर है, एक तरीका है जिससे आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रख सकते हो। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। ये कुछ वैसा ही है जो हमारे टेलर सर ने दिया था। जितना आपने गुड प्रोड्यूस किया है उस अकॉर्डिंग आपको हम एक्स्ट्रा बोनस एंड ऑल सारी चीज़ें देंगे। तो इसमें भी आ गई बात पैसे की। तो पैसे से रिलेटेड आपका कहाँ है यहाँ पे? प्रोडक्टिविटी। जितना अच्छा काम उतना अच्छा पैसा। बोनस, बोनस मतलब बियॉन्ड सैलरी, जो भी आपकी बेसिक पे है उससे एक्स्ट्रा जो भी आपको मिलता है उसको आप बोनस कहते हो। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखती है ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट शेयरिंग आजकल बहुत फेमस हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हम प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं, तब एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील होता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूँ, मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर किया जाता है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, जब अपनी ही कंपनी के शेयर्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते में देते हो। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हर ऑर्गेनाइजेशन देती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एवरीवन। प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेट्युटी, ये सारी चीज़ें क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यानी आपकी जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आपकी जो एम्प्लॉयर है आपके लिए सोचते हैं और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स करते रहते हैं। तो ये सारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इससे आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो, आपको जॉब सिक्योर लगता है और आपको लगता है कि हाँ, मेरे पास मेरा एम्प्लॉयर है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देगी। ठीक है, ये काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। पर्क्यूजिट्स है कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, ये अलाउंसेस से अलग होता है। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है कि आपको स्कूलिंग फैसिलिटी दे दी, मेडिकल एड दे दिया, एजुकेशन आपके चिल्ड्रन को दे दिया। इसके लिए जो भी पैसे बियर करती है वो आपकी कंपनी करती है। तो ऐसे पर्क्यूजिट्स भी एम्प्लॉय को अक्सर मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं। फिर हम बात करें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। ये कौन से होते हैं? अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी, ये सैलरी का पार्ट नहीं होते हैं और ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देते हैं। आप यहाँ पे लोगों को पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने फाइनेंशियल। क्यों? क्योंकि ये भी आपको मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। सबसे पहला स्टेटस, किस जॉब पोजीशन पे आप काम करते हो, कौन सी रैंकिंग है आपके जॉब की, ये सारी चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन आपका है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। इससे भी आपको एक प्रेस्टीज फील होता है, एक हेल्प, एक काइंड ऑफ मोटिवेशन फील होता है कि ओ, आई एम वर्किंग इन रिलायंस, आई एम वर्किंग इन गूगल, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है। तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहते हो और अच्छा काम करते हो। ठीक है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा फील होता है और वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जॉब इनरिचमेंट का मतलब कि जब आपको ज़्यादा वर्क मिलता है, ज़्यादा नॉलेज स्किल वाले काम के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है और ज़्यादा उसके लिए पे किया जाता है, वो जॉब एनरिचमेंट है। बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रमोशन कि आपको मैंने ज़्यादा टास्क दे दिया, भले ही आपके पे इंक्रीज किए या नहीं किए। ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ ड्राई प्रमोशन। आपको मैंने ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे दी तो आपको लगता है अरे वाह, बॉस ने मुझ पर रिलाई किया है, मैं उनका जूनियर हूँ लेकिन मुझे उन्होंने इतने सारे काम दिए, आई एम ग्लैड कि मुझे मेरे बॉस ने इतना रिस्पेक्ट दिया। तो इससे भी आप मोटिवेट होते हो। जॉब सिक्योरिटी, जब आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, इससे भी आप मोटिवेट रहते हो कि चलो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इसका बहुत बड़ा कंसर्न आपकी इकॉनमी में अभी चल ही रहा है, अग्निपथ स्कीम। सबको लगता है कि उनकी जॉब सिक्योर अब नहीं होगी, जिस वजह से वो थोड़ा सा रिटेलिएट कर रहे हैं इस फैक्टर को। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, मोटिवेशनल इंसेंटिव है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, बहुत सारे अवार्ड्स कराना अप्रिशिएशन के कि हाँ देखो हमारे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ये हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे अवार्ड्स देके अपने एम्प्लॉय को जब आप रिकॉग्नाइज करते हो, उनके काम को रिकॉग्नाइज करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, देन ऑल्सो एन एम्प्लॉय फील्स मोटिवेटेड। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जब एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करते हो, आप एम्प्लॉय को इंक्लूड करते हो डिसीजन मेकिंग में जब अपने एम्प्लॉय को आप इंक्लूड करते हो और बोलते हो कि हाँ यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, प्लीज़ कम एंड गिव योर सजेशंस टू। तो ये सारे जो एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको आप WPM कहते हो, उससे भी एम्प्लॉय को मोटिवेटेड फील होता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, दैट इज ऑटोनॉमी देना। ठीक है, पावर्स टू सबॉर्डिनेट्स इन दी कंप्लीशन ऑफ देयर टास्क। एम्पावरमेंट मतलब उनको पावर दे दिया कि हाँ तुम अपना काम खुद से कर सकते हो, बार बार हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एम्पावरमेंट है उससे भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन फील होता है। क्लियर?
फिर हम बात करेंगे लीडरशिप स्ट्रैटेजीज की। लीडरशिप स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं? लीडरशिप स्ट्रैटेजीज या लीडरशिप क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसा एक प्रोग्राम है, एक ऐसा डायरेक्टिंग टेक्निक है जहाँ पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आप उनको लेके चलते हो, उनको लीड करते हो। यू लीड अ ग्रुप को साथ में लेके चलते हो और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएं। एक लीडर अपने ग्रुप से बहुत अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इंटर यानी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे मेंटेन करता है और उनको मोटिवेट करता है कि हाँ भाई आप काम करो, ऑटोमेटिकली आप काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे और जब उनके गोल्स अचीव होंगे तो आप भी ज़्यादा खुश रह सकते हो, आपके भी एडवांसमेंट्स होंगी। फीचर की बात करें तो एक लीडर के पास एबिलिटी है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बातों में, दूसरों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकता है, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है लीडर अपने फॉलोअर के साथ। ये क्यों किया जाता है? ताकि गोल्स अचीव हो जाए और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या है? इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल पॉजिटिवली। यहाँ पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। लीडर अपना लीडर अपने फॉलोअर्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है अपने फॉलोअर्स के साथ। एक लीडरशिप या एक लीडर के थ्रू आप चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। भाई डायरेक्टिंग के सारे टेक्निक से आप चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं एक लीडर, क्योंकि समझाता है भाई ग्रुप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है मैं हायर लेवल अथॉरिटी से बात करूंगा। साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी आपके लीडर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। क्वालिटीज़ की बात करें, कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं। आपके फिजिकल फीचर बहुत अच्छे होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इंटीग्रिटी, अच्छी वैल्यूज एथिक्स होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, आप इनिशिएट करने का आपके पास पावर होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन आपका खुद का अच्छा होगा तभी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, मोटिवेशनल स्किल्स होने चाहिए, दूसरों को मोटिवेट करना, जुनून जगाने वाली स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपके पास खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई आपका कॉन्फिडेंस खुद डल है, दूसरों को क्या कन्विंस करोगे? तो यू हैव टू बी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। डिसेसिव होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन एक बार ले लिया तो उस पर स्टिक रहो, बार बार डिसीजन बदलोगे तो भी आप अच्छे लीडर नहीं कहलाओगे। सोशल स्किल्स तो अच्छे होने चाहिए। क्यों? आपको आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना है अपने फॉलोअर्स के साथ। लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो आपको मुझे ये बताना है ये 3 लीडरशिप स्टाइल किसने दिया था। एवरीबडी हैज़ टू कमेंट कि ये 3 लीडरशिप स्टाइल किसने दिए हैं। ऑटोक्रेटिव की बात करें, ये अथॉरिटेरियन लीडरशिप है जहाँ पे आपको कोई भी पावर नहीं है, सारा डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रलाइज्ड है। तो आपको सिर्फ जो आपके मैनेजर ने बोला है वही करना है। और यहाँ पे ये कौन सी सिचुएशन में अप्लाइड होगा? जहाँ पे बहुत कम टाइम है ग्रुप डिसीजन का और यहाँ पे लीडर सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर लीडर सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, बाकी सब बेवकूफ़ बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑटोक्रेटिक यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सबको आज़ादी दे दोगे, वियर्ड से एब्सर्ड से डिसीजन लेंगे जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आ सकती है। डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडर क्या है? यहाँ पे आपका जो लीडर है अपने फॉलोअर से, अपने जूनियर से पूछता है कि अच्छा आप बताओ क्या सजेस्ट करना चाहते हो, कंसल्ट करता है आपसे कोई भी डिसीजन लेने के पहले, ठीक है। और ये कौन सी सिचुएशन में अच्छा रहेगा? जहाँ पे आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी स्किल्ड हैं। आप सारे गधे बैठे हैं तो उनसे क्या ही कंसल्ट करोगे, लेकिन अगर स्मार्ट लोग भी बैठे हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है ये चीज़ सही होगी, शेयर करके डिसाइड करते हो। लेजर्स फ्री तो मतलब एक्सट्रीम केस है, फ्री रियन लीडर है, ये एकदम अलग ही चल रहा है। इसने सबको बोल दिया जो मनाए करो, आई एम विथ यू, मैं सब आपके साथ हूँ, आप जो करोगे सब अच्छा करोगे। ये वाला केस थोड़ा सा रिस्की है, बट ये भी एक काइंड ऑफ लीडरशिप स्ट्रैटेजी है, एक लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लोगों को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की परमिशन दे देते हो। लास्ट बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या है? बस वही सेंडर और रिसीवर के बीच की बातें, इंटरैक्शन, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटरैक्शन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट होती है। और इसको इफेक्टिव, एक सेकेंड, इसको इफेक्टिव आप कब बोलोगे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? जब सेम अंडरस्टैंडिंग होती है। जिस वे में आपको मैसेज भेजा गया था उसी वे में आपने बात को समझी है। अगर आपने भेजा कुछ था और सामने वाले ने कुछ समझा तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसीलिए जब एक दूसरे का माइंडसेट सेम होता है और एक ही तरीके से आपने बात को समझा है, दैट मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई है। तो कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस है किसका? एक्सचेंज का, कुछ भी आइडियाज, फैक्ट्स, गॉसिप्स, anything it is the transfer of information from the sender to the receiver। जिसने मैसेज सेंड किया वो सेंडर, जिसको मैसेज सेंड किया वो गया रिसीवर। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जहाँ कम्युनिकेशन है वहाँ कॉपरेशन है और जहाँ कॉपरेशन है वहीं कोऑर्डिनेशन है। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है, मैसेज जो बातों से शेयर करनी है, वो भी कोई कुछ भी हो सकता है, आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, सिंबल, एनीथिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या है? जो भी इसने मैसेज, जो भी इसकी फीलिंग है, इसको शेयर करना है तो उसने मैसेज को इनकोड कर दिया। मैसेज को जब
मतलब अपनी फीलिंग को कन्वर्ट कर दिया एक कम्युनिकेबल सिंबल के में या वर्ड में, मैसेज में, एनीथिंग, उसको कहते हैं इनकोडिंग। फिर वो मीडिया इज द पाथ या चैनल, किसके थ्रू ये जो इनकोडेड बात है वो शेयर करेगा, ठीक है, सेंडर, वो मीडिया हो जाता है। फिर डिकोडिंग, जब आपके पास मैसेज रिसीव हुआ तो डिकोड करोगे आप, जो इनकोडेड मैसेज है उसको फिर से डिकोड करोगे, अच्छा ये सिंबल था, इसको ओपन करके समझने की कोशिश करोगे, रीड करोगे। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या भेजा है हमारे सेंडर ने। फिर किसको रिसीव हुआ, रिसीवर ने, जिसके पास एक्चुअली मैसेज आया। फिर जब रिसीवर को समझ में आ गया वो देगा फीडबैक मतलब वो सारी चीज़ें, हाँ भाई तुम्हारा मैसेज मेरे तक आ गया, अब बताओ आगे क्या करना है। ओवरऑल इंडिकेट करना कि हाँ मेरे पास मैसेज पहुंच चुका है, एंड आगे की फर्दर कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करोगे। नॉइज़ क्या है, नॉइज़ मतलब हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स जो आपकी कम्युनिकेशन में सारे टाइम आती रहती हैं, ठीक है, हमारी लाइव क्लासेस में भी आती है ना, बफरिंग। तो ये बफरिंग क्या है, नॉइज़ है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे बात नहीं होगी वहाँ कोऑर्डिनेट कुछ नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन का एक बेस है, स्मूथ वर्किंग होती है एंटरप्राइज की, एक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, जब बात ही नहीं करोगे, इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं होगी तो डिसीजन कहाँ से ले पाओगे। मैनेजरियल की एफिशिएंसी, मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, लोगों को अपनी बात समझा पाते हो, एंड ये बता पाते हो कि लोगों से क्या एक्सपेक्टेड है, उनसे क्या काम आपको कराना है, आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जब कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू कॉपरेशन भी होगा और इंडस्ट्रियल शांति भी मेंटेन रहेगी। इससे अच्छी लीडरशिप भी कर पाओगे आप, मोटिवेशन भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सिंपल यही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसी आपकी लाइन अथॉरिटी रिलेशनशिप, जो आपका रिलेशनशिप है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसी ऑफिशियल चैनल के थ्रू आप बात कर रहे हो। लेकिन इनफॉर्मल कोई किसी से भी बात कर रहा है और अपने मन की बात कर रहा है, काम से रिलेटेड नहीं, इधर उधर की बातें करता है, ठीक है। तो ये जो जिस पैटर्न में बात करते हैं उसी को कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। आप चाहो तो इन्हें एक बार देख सकते हो, बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कौन से कम्युनिकेशन होते हैं, जिसको आप कई बार ग्रेपवाइन कहते हो। क्यों, क्योंकि ये कहीं भी स्प्रेड हो जाती है। एक बात बस बोल दो गलत, वो कैसे भी कहीं भी स्प्रेड हो जाएगी। ये किसी तरह भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल्स, कुछ भी। लेकिन इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन आप क्यों करते हो, ताकि काम हो पाए। भाई जब हम बात ही नहीं करेंगे तो गोल्स कैसे अचीव होंगे, काम ही नहीं हुआ। काम तो बताओगे ना, किसने क्या करना है, किसको कितने देर में करना है, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन फिर और बताओ गर्लफ्रेंड कैसी है, और बताओ वैलेंटाइंस डे पे क्या कर रहे हो, तो ये सारी जब आप बातें करते हो उसे आप कहते हो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी आप कहते हो। अब हम बैरियर्स की बात करें तो कई टाइप के बैरियर्स भी होते हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहला आपका सेमांटिक बैरियर। सेमांटिक मतलब वो बैरियर जो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, या आपने सही तरीके से इनकोड और डिकोड नहीं किया है मैसेज को। कुछ 3-4 हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, वो मैसेजेस जिनकी कई सारी मीनिंग हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी मीनिंग हो सकती हैं, और आपने वोकैबुलरी अच्छे से यूज़ नहीं की है, रॉन्ग मीनिंग वर्ड्स यूज़ की हैं, जिस वजह से सामने वाले ने गलत तरीके से बात को समझ ली है, ठीक है। फिर हम बात करें सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। एक ही सिंबल है जिसके कई सारी मीनिंग है, तो रिसीवर कंफ्यूज होकर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी समझ सकता है। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, अगर आपने सही ट्रांसलेशंस नहीं की, बातों को सही तरीके से नहीं समझा, ओवरऑल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी कहाँ होती हैं, सेमेंटिक होती हैं। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, आपने बात आधी बोली है, सामने वाले ने कुछ अपने अकॉर्डिंग ही समझ लिया। अनक्लैरिफाइड है मतलब कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं किया आपने और उसने अपने मन से कुछ अज्यूम कर लिया, ये भी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज वाली। टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल जार्गन यानी टेक्निकल वर्ड्स, जब आपने फालतू में हाई-फाई वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं और उसको आता ही नहीं है, वर्कर से आप एकदम हाई-फाई वर्ड्स यूज़ करोगे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वर्कर को बताओगे, वो नहीं समझने वाला, वो आता है काम करके दोपहर में खाना खाएगा, काम करेगा, घर चला जाएगा। तो टेक्निकल जार्गन्स अगर आप यूज़ करोगे तो उसे वर्कर्स मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ कहता है, आपकी बातें कुछ कहती हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं इनकोडिंग डिकोडिंग में, एंड देन यू मिस इंटरप्रेट दी मैसेजेस। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें, वो सारी चीज़ें जो आपकी मन गढ़ंत होती हैं, मन में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या मन की अकॉर्डिंग जब आप किसी मैसेज को अंडरस्टैंड करते हो या समझते हो, इंटरप्रेट करते हो, वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, आधी बात सुनते ही आपने इवैल्यूएट कर दिया, हाँ आज तो क्लास होगी ही नहीं, हाँ अब तो गया, तो ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है, पहले ही आपने इवैल्यूएट कर लिया बिना बात को समझे। लैक ऑफ अटेंशन, बे हमें तो सुनना ही नहीं है, लैक ऑफ अटेंशन, आपने ध्यान ही नहीं दी बात को, तब भी कम्युनिकेशन कंप्लीट और इफेक्टिव नहीं हो पाता है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, अगर ट्रांसमिशन मैसेज भेजते भेजते ही आधा गायब हो गया या आपने सही तरीके से याद ही नहीं किया था, आप भूल गए क्या बात थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी साइकोलॉजिकल होती हैं। डिस्ट्रस्ट, जब आपको भरोसा ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स पे या अपने बॉस पे, तब भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, वो भी कभी कभार आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, बहुत अजीब सी पॉलिसीज़ है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ऐसे ही बात नहीं कर सकता,
फिर क्या, फिर तो आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। कुछ अजीब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। आपकी स्टेटस, वो बहुत टॉप वाला बंदा है यार, वो तो मैनेजर है, वो हमसे क्या बात करेगा, वो तो हमसे बात ही नहीं करेगा। तो ये स्टेटस, कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। बेसिकली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही कुछ अजीब बनाई हुई है। ये यहाँ काम करता है, ये यहाँ काम करेगा, इसको इससे बात करनी है, इसको इससे बात करनी है, ये इसका जूनियर है, ये इसका सीनियर है। तो ऐसा अजीब सा अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है तो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा क्लाइमेट नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। फिर लास्ट में आता है पर्सनल बैरियर्स की क्या क्या पर्सनली आप हो सकता है प्रॉब्लम में हो, या कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिस वजह से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, हो सकता है कि वो अथॉरिटी, आपको अपने सीनियर की बात पसंद नहीं आई, लेकिन आपने वो बात कंप्लीट ही नहीं की क्योंकि आपको डर था कि वो तो हमसे सीनियर है, उसको हम नहीं बोल सकते कुछ, ठीक है। तो ये सारे कुछ पर्सनल बैरियर हैं जिसमें कम्युनिकेशन इफेक्टिव या कंप्लीट नहीं हो पाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन ए सबॉर्डिनेट, जब सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे भरोसा ही नहीं है तो उसने उससे बात ही नहीं की, उससे समझाया ही नहीं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कई बार हमारा मन ही नहीं होता, मन नहीं होगा बात करने का तो वैसे भी कम्युनिकेशन अच्छा कभी नहीं होता है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, जब आपको आपके काम के लिए या आपकी बातों के लिए या आपकी इनिशिएटिव के लिए प्रॉपर इंसेंटिव्स, प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तो आप बोलते हो छड्डो यार, अगली बार से हम करेंगे ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये कुछ पर्सनल बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। अब आप इन कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस या कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, कैसे हेल्दी बना सकते हो, पहले तो क्लैरिफाई कर दो आइडियाज़, क्या क्या आपको बात करनी है। कम्युनिकेट करो रिसीवर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज और टोन के अवेयर रहो, फॉलो अप करो कम्युनिकेशन को, और बी अ गुड लिसनर, हमेशा एक अच्छे लिसनर बनो। तो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज डायरेक्ट। अब हम आएंगे अपने मैराथन एपिसोड के लास्ट चैप्टर पे, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यही होती है पिक्चर की दी एंड। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, पिक्चर का दी एंड तो कभी नहीं होता है। जहाँ आप कंट्रोलिंग पे पहुँच गए ना, ये स्टेप खत्म कर दिया, फिर से इनिशियल स्टेप पे आ जाते हो, प्लानिंग पे। वैसे ये कंट्रोलिंग होता क्या है, देखो कंट्रोलिंग का मतलब यही है, लुकिंग बैकवर्ड, बस इतना ही समझ लो, बहुत है। लुकिंग बैकवर्ड, आप जाके बस एक बार टर्न करके देखते हो, अच्छा जो मैंने प्लान्स बनाया था, लोगों को बिठा दिया, मोटिवेट कर दिया, लीड कर दिया, क्या ये लोग एक्चुअल में वही काम कर रहे हैं जो हम चाहते थे? ऐसा तो नहीं है कुछ एब्सर्ड अलग सा कुछ कर रहे हैं। यही प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्टिव ऑफ या करेक्शन ऑफ डेविएशंस टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। आपने पीछे मुड़ के देखा कि क्या जो मैंने स्टैंडर्ड्स और प्लान्स बनाए थे प्लानिंग के टाइम पे, उसी तरीके से हमारे काम हुए हैं। अगर काम नहीं हुए हैं तो कुछ जो भी डेविएशंस या जो भी डिफरेंसेस आए हैं उनको करेक्ट करेंगे, सो दैट फिर से मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ हम बढ़ चलें। ये देखो, व्हाट अ ब्यूटिफुल इमेज है ना। तो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो, मेजर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को, एंड फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हो जब आपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। कंट्रोलिंग यानी कंट्रोलिंग इक्वल्स टू कंपेरिजन, कंपेयर करोगे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप कंट्रोलिंग ही नहीं करोगे, एक बार भी आप चेक नहीं करोगे, कंपेयर नहीं करोगे, तो क्या उससे आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे? नहीं, आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हमने जो भी स्टैंडर्ड्स यानी बेंचमार्क सेट किए हैं उनको भी तो हमें चेक करना होगा कि ये जो बेंचमार्क्स हमने बनाए हैं क्या वो सही हैं। तो कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये स्टैंडर्ड्स भी चेक कर पाते हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है, जब आप कंट्रोल करते हो तो इफेक्टिव और एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और थ्रू कंट्रोलिंग ना हम उन्हें बताते हैं कि देखो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। हम इससे पता कर पाते हैं कि क्या चीज़ें हमें एक्सपेक्टेड हैं, लोगों से क्या काम करवाना है, बिकॉज वी आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद उनकी मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की बातें हम करते हैं। ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहता है और कोऑर्डिनेशन रहती है स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। लिमिटेशंस की बात करें तो देखो यार, कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमेशा हम थ्योरेटिकल प्लान्स बनाते हैं और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हर बार
नहीं बन पाते हैं और इनको सेट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल कम होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं आपके? मैक्रो वाले, मैक्रो माइक्रो दोनों होते हैं। बेसिक माइक्रो पे आपका कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं होता है, हमने पढ़ा है, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। एम्प्लॉयज़ भी रेजिस्ट करते हैं, हमें नहीं कंट्रोलिंग कराना, हमें चेक नहीं करना, हमें इवैल्यूएट नहीं करना, तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, प्लस कॉस्टली तो होता ही है। स्टैंडर्ड्स बनाए, स्टैंडर्ड्स को फिर मेजर किया, मेजर करने के बाद चेक करोगे, गलतियाँ मिली तो करेक्ट भी करोगे, तो ये बहुत कॉस्टली और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, फीचर की बात करें कंट्रोलिंग की तो ये गोल ओरिएंटेड है, बिल्कुल गोल। सारे आपके फीचर्स हर फंक्शन के गोल ओरिएंटेड ही होंगे, परवेसिव भी होंगे, हर लेवल पे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, एंड इट इज़ लुकिंग बैक द परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय एम्प्लॉइज़। पीछे मुड़ मुड़ के ना देख, यहाँ पे नहीं चलेगा, मुड़ मुड़ के देख, बिल्कुल देख वाली चीज़ है। लुकिंग बैकवर्ड दैट वेदर आर यू अचीविंग द सेम टारगेट्स और नॉट। फॉरवर्ड लुकिंग भी है। आप बोलोगे मैम अभी तक बैकवर्ड था, लेकिन ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। रीज़न ये है ना, आपने पीछे मुड़ के देखा सही चीज़ें चल रही है कि नहीं, लेकिन पीछे मुड़ के जब आपने देखा कि ये सही नहीं चल रहा है तो उसके बाद आगे के लिए आपने रास्ते बदल लिए, आगे के लिए आपने करेक्ट कर लिया खुद को, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इसीलिए हम कहते हैं कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी। याद रहेगा, बिल्कुल डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में ही आपने बेस या स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। ये एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्शन हमेशा हमें देख के ही करना होता है अपने स्टैंडर्ड्स के। तो एक्शन कैसा जनरेट होगा, आपके स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग भी है एंड कंट्रोलिंग भी है, बोथ गो हैंड इन हैंड। ब्रिंग बैक्स मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे आपने एक्शंस लिए, जहाँ पे सर्कल खत्म हुआ था वहीं से सर्कल फिर स्टार्ट कर दो। ये एक राउंड एंड राउंड प्रोसेस है जो हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक काम नहीं है जो हो रहा है, बहुत सारे काम होते हैं। अब हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की, तो ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, बिल्कुल इंटर रिलेटेड है एंड इनफैक्ट री इन्फोर्स ईच अदर इन द सेम सेंस। आपने प्लान्स बनाए, एक्चुअली मेजर किया, देखा कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, तो ये प्री रिक्विजिट है। कंट्रोल करने के पहले, चीज़ों को करेक्ट या चेक करने के पहले प्लान्स तो बनाने पड़ेंगे ना। आपने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन एग्ज़ाम में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है वो आपके पास है ही नहीं, तो नंबरिंग कैसे करोगे, मार्क कैसे करोगे, करेक्शन कैसे करोगे। इसीलिए प्लानिंग एक प्री रिक्विजिट है, एक पहला प्री कंडीशन है कंट्रोलिंग के, जो आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, इफ़ द स्टैंडर्ड्स, अगर आपने स्टैंडर्ड्स नहीं सेट किए हैं एडवांस में, तो आपके पास कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए कुछ होएगा ही नहीं। दैट मीन्स प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। अब कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग भी बिल्कुल यूज़फुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल में बेसिकली आप करेक्ट कर रहे हो, चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअली काम कैसा हुआ है। आपने प्लान बना दिया, चेक नहीं करोगे तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं, तो चेक करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड। प्लानिंग का मतलब अब आगे चल के क्या आप देखना चाहते हो, कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, एक ऐसा फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग पीछे मुड़ के देखने वाला फैक्टर है। प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। और कंट्रोलिंग क्या है, ऑलरेडी जो हमने अचीव कर लिया है उसको मेजर, कंपेयर, चेक, वेरीफाई करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर कोई भी डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, तो उन डिफरेंसेस को सुधारने की कोशिश करते हो आप। ठीक है, इसी वजह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग हमेशा इंटर रिलेटेड होता है। फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए। ये आपका बेंचमार्क है, इससे नीचे काम नहीं चलेगा, ये आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर एक्चुअल में आपका कितना काम हुआ, आपने वो मेजर किया। मान लो आपका एक्चुअल काम इतना ही था, मान लो ये आपका जो स्टैंडर्ड था उससे नीचे के लेवल पे ही आपने काम किया है, तो ये आपने कैसे पता किया है? आपने इसको कंपेयर किया, अच्छा ये तो इससे छोटा लग रहा है, दैट मीन्स एक्चुअली जो मेरे बेंचमार्क थे वो अचीव नहीं हुए हैं। आप एनालाइज करोगे डेविएशंस की, इतने का डिफरेंस आ रहा है। ये सिर्फ एक डायग्रामेटिक एग्जाम्पल है सो दैट आपके माइंड में चीज़ें बनी रहें। बिल्कुल, तो आप एनालाइज करोगे कि ये जो डेविएशन या डिफरेंस है वो सिर्फ इतने अमाउंट का आ रहा है, तो उसके लिए आप फिर करेक्टिव एक्शंस लोगे कि ये जो डिफरेंसेस आए हैं, जो डेविएशंस जिन्हें आप बोलते हो, इनको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स लेते हो। यहाँ पे हो गया आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ एनालाइजिंग डेविएशन में है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का कहना ये है कि कंसल्ट या कंट्रोल शुड बी ऑन द की रिजल्ट्स एरिया विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको सारे जो डेविएशंस हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो की रिजल्ट एरिया, जो आपके मेजर एरियाज़ हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, उनको ही ध्यान दो, उनको ही कंट्रोल और करेक्ट करने की कोशिश करो। सिर्फ क्रिटिकल फैक्टर्स को ही कंट्रोल करो, करेक्ट करो। हर चीज़ में एकदम स्टैंडर्ड्स लाना ज़रूरी नहीं है।
जो बेसिक चीज़ें हैं, जो क्रिटिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ उनको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेजर करो और करेक्ट करने की कोशिश करो। ये कहता है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दूसरा है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये क्या कहता है, इसे हम ऑफन क्या कहते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, लिखना नहीं है तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। ये क्या है, इनका ये कहना है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो डेविएशंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो डिफरेंसेस ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर करेंगी, सिर्फ उन डिफरेंसेस को सुधारो। देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंट था। इनका ये कहना है कि सारे चीज़ों को कंट्रोल मत करो। बहुत सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जो एरियाज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल हैं, सिर्फ उनको करेक्ट करो। नेक्स्ट कहता है जो डेविएशंस, बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं आपकी स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो सारे डेविएशंस को सुधारो मत। जो डेविएशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको सुधारना ज़रूरी है, सिर्फ उन्हीं को करेक्ट करो। दैट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फिर ये टेकिंग करेक्टिव एक्शन लास्ट स्टेप है। टेक्निक्स की बात करें, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ मॉडर्न हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स कैसे हैं, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस हुआ था उसको चेक कर सकते हो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्व कर लिया कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कैसे चीज़ें करनी चाहिए थी, क्या वैसे हो रही हैं। या तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स देख लिए, स्टैटिस्टिक्स मंगवा लिया, डेटा देख लिया, टेबल डायग्राम के थ्रू बना के देख लिया कि कितना % चेंज है, क्या चीज़ें एवरेज हैं, क्या कोरिलेशन है। ओवरऑल स्टैटिस्टिक के थ्रू जब आप कंट्रोल या करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, ये कुछ ओल्ड टेक्निक हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसा टेक्निक है जहाँ पे कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट्स को आप एनालाइज करते हो, देखते हो कि क्या किस पॉइंट पे आप हैं। सिर्फ नाम याद कर लो, काफ़ी है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे उतना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। वैसे तो आपको अभी यही पता होगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है। बिल्कुल आप सही हो, लेकिन इसको और डिटेल में भी हम डिटेल में जाके सारी चीज़ों को स्कैन करते हैं, कितना खर्चा था, कितना वॉल्यूम ऑफ सेल जनरेट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। कुछ बजटरी कंट्रोल है, आपने बजट्स बना लिए ऑलरेडी कि कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, ये सारे चीज़ों के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। फिर हम टाइप्स ऑफ बजट की बात करें, कितने टाइप के बजट होते हैं। सेल्स का बजट, कितना आपका सेल का खर्चा है, कितना प्रोडक्शन बजट है, मटेरियल बजट है, ये कुछ आपके बेसिक बजट के एग्जांपल्स हैं, यू जस्ट हैव टू रीड द नेम्स। एडवांटेज की बात करें, बजटिंग से, बजट जब आप बनाते हो उससे क्या एडवांटेज मिलता है, आपके लिए एक प्री हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको एक एलोकेशन मिल जाता है कि कैसे कैसे फंड्स का करोगे और क्या ब्लूप्रिंट्स रहेंगे आपके फाइनेंस के। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो अटेनमेंट है उसमें हेल्प करता है, आपकी मोटिवेशन के तरह भी काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए। एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप रिसोर्सेज का कर पाते हो, ऑल्सो कोऑर्डिनेट कर पाते हो सारी चीज़ों, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टेक्निक है, कितना आपने इन्वेस्ट किया था और कितना सेल हुआ है या कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, इसके थ्रू भी कैलकुलेट करके आप देख सकते हो क्या हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को क्रॉस किया है, क्या हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड्स पे अचीव किया है गोल्स। रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, ये रेशियोज आपको पता ही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आप बहुत सारे कॉस्ट सेंटर बना देते हो, हर काम का ना कॉस्ट सेंटर बना देते हो। फिर उन सेगमेंट्स को देखते हो, इस पे जितने खर्चे हैं, इस पे जितने रेवेन्यू है, इनका क्या प्रॉफिट है, ये सारे सेंटर्स आप डिवाइड करके चेक करते हो कि कितने कितने चीज़ें एक्चुअली स्टैंडर्ड से डिफरेंट हैं या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आई हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रीड द नेम्स। फिर लास्ट बात करें मैनेजमेंट ऑडिट की, तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप सारी चीज़ों को मेंटेन करते हो, प्रेजेंट करते हो कि किस तरह से परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया गया है। जैसे होता है ना कि आप करेक्ट करके बताते हो मैंने क्या क्या तरीके यूज़ किए हैं, ऑडिट भी सिंपली वही है, सारी चीज़ों को चेक करना, वेरीफाई करना कि किस तरह से आपने कंट्रोलिंग की है, किस तरह से आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया है, स्टैंडर्ड्स सेट किए थे, उनकी जो चेकिंग है, उनका जो सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक है, उसको मैनेजमेंट ऑडिट कहते हो, ठीक है। इसमें दो बेसिक चीज़ें आती हैं, PERT एंड CPM। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको नाम और फुल फॉर्म पता होने चाहिए। PERT का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये बेसिकली किस लिए किए जाते हैं, जो अनसर्टेन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, कुछ अनफोर्सीन सा हो जाता है, तो कैसे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इन सारी चीज़ों को मेंटेन करो, ये होता है PERT। फिर आता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड।
एक सेकेंड, हाँ, क्रिटिकल पाथ मेथड, ये किस लिए? आपकी कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक है जिसमें आप कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो सिर्फ नाम जान लो, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपकी ऑडिट और मैनेजमेंट कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन आप जो भी लेते हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, वो जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लिए हैं, कैसे लिए हैं, उन सब का डेटाबेस, उस डेटाबेस को जब आप मेंटेन करते हो एक सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, उसे आप बोलते हो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, किस तरह से सॉल्व किए गए हैं प्रॉब्लम्स, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई हैं, उन सब का अगर आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, इसे आप कहते हो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिससे आप, ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं बेसिकली, जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के थ्रू मेजर कर सकते हो, ठीक है। So here we come to an end of chapter number 8, BST, that is controlling. तो हमने आज के सेशन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए एज प्रोमिस्ड, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8। ये था आपका मैराथन एपिसोड नंबर 3, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स कर लिए हैं कंप्लीट। आगे ऐसे ही कुछ एपिसोड्स आएंगे जिसमें हम अपने पूरे BST को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर करिएगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।